हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम देखेंगे काइनेमेटिक्स के रिमेनिंग पोर्शन जो हमने जो इनकम्प्लीट रह गए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं हमारे आज के वीडियो के कंटेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। हमारे कंटेंट्स है आज के ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। ये तो बेसिक आउटलाइन है। देखेंगे एक एक टॉपिक हम इन डिटेल देखेंगे इस वीडियो में। लेट स्टार्ट। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने वेक्टर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन में पिछली वीडियो में ले लिया था। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर वो है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है ना। अगर दो वेक्टर्स इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ दो वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमारा वेक्टर P है ना, और ये हमारा वेक्टर Q है। हम इन दो वेक्टर्स को किसी किसी मैग्नीट्यूड, एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड मान लिया और एक डायरेक्शन दिया हमें, वेक्टर ए बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, वेक्टर बी सी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा ये दिखा रहा है। हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, मैग्नीट्यूड इसका, है ना। और हमारा इसका डायरेक्शन होगा दिस वेक्टर अपोजिट। रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अपोजिट ऑर्डर में लेते हैं इसको। ठीक है, एक्चुअली ये पूरा आता भी नहीं है ऐसे। रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq कॉस थीटा होता है। थीटा को हम 90 डिग्री ले लेते हैं तो आता है हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल होएगा तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होता है और हमारा फाइनली आता है पी प्लस क्यू आता है लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। नेक्स्ट, मोशन इन ए प्लेन। क्या होता है फ्रेंड्स मोशन इन ए प्लेन? हमने इसके पहले मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मालूम है हमें क्या होता है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इन वन डायमेंशन या रेक्टिलियन मोशन। अब मोशन इन ए प्लेन मतलब इट इज़ नॉट इन वन डायमेंशन, इट इज़ इन टू डायमेंशन और समटाइम्स थ्री डायमेंशन ऑल्सो। पहले देखते हैं पोजिशन वेक्टर्स क्या होता है इसके। ओ पी इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी। डेल्टा आर इज टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। ये हमारा 2D में हो गया इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर। हमारा ये एक्सिस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और आपको स्पेस में कोई पॉइंट P दिया हुआ है और आपको उसका पोजिशन वेक्टर शो करना है आपको। आर हम पोजिशन वेक्टर को आर से शो करते हैं, उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर आप 2D में ले रहे हैं तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, और 3D में ले रहे हैं तो एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स भी होंगे इसमें। ठीक है, फॉर टाइम बीइंग, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, हम अभी 2D में लेकर सॉल्व करते हैं। डेल्टा आर हमारा है डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। अगर 3D में होता तो डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप फॉर 3D। अब इसमें देखते हैं वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होता है फ्रेंड्स? रेशियो ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड टाइम टेकन, है ना। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? वो नथिंग बट द फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। इस पॉइंट का डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट मांगते हैं। v इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल टी। डेल्टा आर हमारा है डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल टी, या इंडिविजुअली अगर अलग कर लें डेल्टा एक्स आई कैप अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल टी जे कैप, तो क्या हो जाएगा हमारा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो इससे हमारा कंक्लूजन ये मिला कि वी एक्स जो है, वी एक्स इज नथिंग बट डी एक्स अपॉन डी टी फॉर इंस्टेंटेनियस, डेल्टा एक्स अपॉन डी टी फॉर एवरेज। हमने पहले एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखा हुआ है, तो ये हमारा डेल्टा एक्स भैया हमारा हमने एवरेज निकाला है यहाँ पर। ठीक है, एवरेज। अगर हमको इंस्टेंटेनियस निकालना होता तो क्या करते? डी एक्स अपॉन डी टी कर देते। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। क्या होता है फ्रेंड्स एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन ए ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर ए टाइम इंटरवल डेल्टा टी मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो इस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो हमने पहले भी देखा हुआ है, तीन तरह के तीनों देखे हैं हम, देखे हमने। स्पीड देखा है, स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ जनरली इसमें अब इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऐसे देते हैं, ए इज टू डी वी अपॉन डी टी, या डी वी अपॉन डी टी जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। हम इसको अगर फर्दर लिखें, इसको कैसे लिखेंगे हम? डी बाई डी एक्स वी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी वाई वी वाई जे कैप। तो और डी बाई डी एक्स वी एक्स हो गया ए एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वी वाई हो गया ए वाई। तो ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप फॉर 2D इन एक्सेलरेशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड मीन्स छाप छोड़ना, मतलब अपनी इंप्रेशन शो करना, दिखाना। तो ये क्या कर रहा है? आपने एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया तो वो आपको फ्लाइट में ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, उसका
एक एक पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करेंगे। उसके पहले तो हम देख रहे थे क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, स्लोली जाएगा एक्स एक्सिस में, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस में जाएगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसके कंपोनेंट्स देखते हैं हम क्या क्या हो सकते हैं। पहला है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल क्या होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है फ्रेंड्स। वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर मीन्स ये क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, मतलब पाथ जो होगा पैराबोला होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। कंप्यूटर एग्जाम में एक लाइन से पूछता है कि हाउ डू यू शो दैट इट इज़ ए पाथ ऑफ पैराबोला। आपको दिखाना होगा वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया हमारा एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, इसको बस मेमोराइज कर लीजिए फ्रेंड्स फॉर क्विक रिविजन, है ना। 2u sin थीटा बाई जी हो गया, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज कैलकुलेट करना मीन्स वो एक्स एक्सिस में कितनी दूर तक जाएगा, ये हमारा हो गया रेंज। ठीक है, आर से डिनोट करते हैं इसको, और ये होता है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारा रेंज एक्स एक्सिस में पार्टिकल आपने यहाँ से थ्रो किया तो कितनी दूर तक जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ थीटा, किस एंगल से फेंका गया है, और इनिशियल वेलोसिटी यू, इस पर डिपेंड करता है ना, बाकी जी कांस्टेंट है। तो इन दोनों पर डिपेंड करता है कि कितनी दूर जाएगा। एंड मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए थीटा को आप 45 डिग्री मान लीजिए, है ना, 22.5 मान लीजिए, थीटा को साइन 45 डिग्री पे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ एट ए कांस्टेंट स्पीड, एक सर्कुलर पाथ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब आइए देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है इनर्शिया, सबसे पहले इनर्शिया समझते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन हम बाद में देखेंगे। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैनॉट इटसेल्फ चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये जनरली ये हर फिजिक्स के बच्चों को सबसे पहले लाइन यही सिखानी चाहिए कि इनर्शिया क्या होती है। इनर्शिया आपको नहीं मालूम तो आगे पढ़ना तो कोई मतलब नहीं बनता आपका। फाउंडेशन ये है इनर्शिया है। रेजिस्टेंस टू चेंज, दिस इज बेसिक लॉ ऑफ नेचर। हम फिजिक्स के बारे में क्या करते हैं, फिजिक्स के बारे में हम ये पढ़ते हैं फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर। तो बेसिक लॉ ऑफ नेचर ये है, आप किसी भी व्यक्ति वस्तु कुछ भी हो, आप किसी को चेंज करना चाहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज को रेजिस्ट करेगा। इस है दिस बेसिक लॉ, रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, इनर्शिया ऑफ नेचर ये है। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और टेंड टू चेंज इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। मतलब अब आगे हमारा इनर्शिया के बारे में, ये एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जिसमें आप इनर्शिया को चेंज करने की कोशिश करते हो। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो आप उसे रेस्ट पर लाने के लिए फोर्स लगाएंगे। फोर्स एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल तो यहाँ लिखा हुआ है। इंटरनल फोर्स क्या होगा फ्रेंड्स, उस अपने बॉडी के अंदर के इंटरनल कंपोनेंट्स, कोई इंटरनल पार्ट्स होंगे और उसको रोकने के लिए काम आता है फ्रिक्शन, जो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो उस बॉडी के स्टेट ऑफ पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसे मूव करने के लिए फोर्स चाहिए, अगर बॉडी मूव कर रहा है तो उसे रोकने के लिए फोर्स चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल एजेंट है फोर्स। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कुछ नहीं, ये यूनिवर्सल लॉ है, एवरी बॉडी टेंड्स टू बी इन इट्स ओन स्टेट अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टेड अपॉन इट। जब तक कि आप अलग से बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो बॉडी अपने आप को चेंज नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, और मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा। दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कुछ नहीं है, एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है कि कोई अपने आप को ऐसे ही चेंज नहीं करना चाहेगा जब तक कि बाहर से कोई फोर्स ना लगे उस पर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। आगे देखते हैं मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v। मोमेंटम क्या होता है फ्रेंड्स, सपोज किसी को आप, हमने कई बार देखा होगा लाइफ में मोमेंटम चाहिए, या कोई क्रिकेट खेल रहा है या कोई गेम खेल रहे हो, कोई गाड़ी चला रहे हो, तो मोमेंटम क्या होता है, वो जब जब कोई गाड़ी वेलोसिटी कोई मूव कर रही है, वी आपको दिख रहा है वेलोसिटी, जब कोई गाड़ी मूव कर रही है एक वी वेलोसिटी से, या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या कुछ कुछ भी मोशन में है, ठीक है, तो उस पर आप अब मोमेंटम कैलकुलेट करते हो, जितनी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है उतना ज़्यादा इसका मोमेंटम होगा, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम जो है
मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक डायरेक्टली रिलेशन है पी इज इक्वल टू एम वी का। अगेन कंटिन्यू सेकंड लॉ क्या कहता है सेकंड लॉ के लिए हमें मोमेंटम जाना जरूरी था, इसलिए हमने उसमें मोमेंटम इंट्रोड्यूस किया पहले। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मैथमेटिकली डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ, मतलब पी क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी। अब m कांस्टेंट मान लो तो डी वी अपॉन डी टी ले लेते हैं, m इंटू डी वी बाई डी टी, और m इंटू डी वी बाई डी टी हमें पता है, हमने पहले देखा हुआ एक्सेलरेशन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो f इज इक्वल टू एम ए, तो मोमेंटम और फोर्स में क्या रिलेशन है, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, दोनों सेम होता है। आप ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा, आपको इसको ये यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसा कोई इंसान है जिसे ये लॉ के बारे में पता नहीं हो। कई बार हम जाने अनजाने में भी इस लॉ को फॉलो करते हैं, पर हमें पता नहीं होता क्या होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। आप दीवार पे जो फोर्स लगाओ तो दीवार भी रिटर्न आपको फोर्स लगा रही होती है, आपको पता नहीं चलता है। आप किसी पेड़ को खींच रहे हो तो पेड़ भी आपको वापस खींच रहा होता है, आपको पता नहीं चलता है। तो ये बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो आप कर रहे हैं पर आपको पता नहीं होता कि हो क्या रहा है। ये भी इनमें से एक ही है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नोट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। आपको इसके लिए दो डिफरेंट बॉडी होना कंपलसरी है, एक बॉडी में एक्शन रिएक्शन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए इसको, ठीक है। अगर एफ ए बी दो बॉडीज़ है ए और बी, तो आप एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी है। आप इसी बॉडी ए की तरफ से बी बॉडी पर फोर्स लगा रहा है, तो बी बॉडी भी अपनी तरफ से ए बॉडी पर फोर्स लगाएगी, वो नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसलिए नेगेटिव साइन है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन। A resisting force acting along the line of action of applied force when two surfaces are in contact with each other. A resisting force acting along the line of action of applied force, मतलब resisting force इस नाम में दिख रहा है resisting force, मतलब एक फोर्स जो किसी भी तरह के मोशन को, किसी भी तरह चेंज को रेजिस्ट करता है, रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है। अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो उसके मोशन को रोकेगा। जब when two surfaces are in contact with each other, फ्रिक्शन फिजिकल होता है जनरली फ्रिक्शन। इट्स मेन इफेक्ट इज टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज। किसी दो बॉडीज में मोशन को अपोज करने का काम करता है फ्रिक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, दो टाइप के, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जिसमें आप जब बॉडी कोई रेस्ट पर है और दिस इज अबाउट टू मूव, जब कोई बॉडी मूव करना चाहती है तब उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, जब बॉडी मूव नहीं की है, आप फोर्स लगा रहे हो, बॉडी रुकी हुई है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बॉडी जस्ट अबाउट टू स्टार्ट बोलते हैं वर्ड है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब बॉडी मोशन में नहीं आई है और जैसे बॉडी मोशन में आ जाती है तब एक फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन को कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब जब वो फ्रिक्शन जब कोई बॉडी मूव कर रही है उस पर एक्ट कर रहा है। अब ये फ्रिक्शन भी दो तरह का होता है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब बॉडी स्लाइड कर रही है तब एक फ्रिक्शन लगेगा, जब बॉडी रोल कर रही है तब एक फ्रिक्शन लगेगा। अब बताइए कौन सा फ्रिक्शन ज़्यादा है, स्लाइडिंग या रोलिंग। सिंपल से कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन की तरह फोर्स है, फोर्स मीन्स इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ सरफेस। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, वो एरिया कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। तो रोलिंग में एरिया कम होता है तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है ग्राफ देखते हैं। एक ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया हुआ है जिसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब बॉडी आप इनिशियली बॉडी रेस्ट पर है और आप उसको मूव करने के लिए फोर्स लगा रहे हो, तो इनिशियली बॉडी अपने आप को रेस्ट करेगा मूव करने के लिए। तो ये वो लिमिट है जहाँ तक बॉडी अपने आप को रोक पाएगा। एक फोर्स, अप्लाइड फोर्स जब लिमिटिंग फोर्स के बराबर आ जाएगा, ये वो लाइन है जब अप्लाइड फोर्स इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब फोर्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ तब लिमिटिंग फ्रिक्शन टूटता है। अब बॉडी मोशन में आ गई तब एक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होता है, तब उसे कहते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है तब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। और जब बॉडी मूव करना स्टार्ट हो गई है तब एक फ्रिक्शन लगता है, उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। ये एक बॉडी आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, इसमें डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ये एंगल है जिसमें आप एंगल ड्रॉ फाइंड करेंगे, तो एक डेरिवेशन है एक लाइन का है, इसमें आप समझ लीजिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, वेयर म्यू इज द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, हमें पता है वर्क डन होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी, और एफ की वैल्यू हम लिखते हैं म्यू एम जी। ऊपर आप रेजिस्टेंस एम जी लगा रहा है म्यू एम जी इंटू डी, ये डिस्टेंस डी,
जितना डिस्टेंस मूव किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो वर्क डन जो है उस डिस्टेंस के, जितना ज़्यादा मूव किया उतना ज़्यादा फ्रिक्शन और उतना ज़्यादा वर्क डन। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्लाइडिंग इन द इंक्लाइंड प्लेन, जब कोई ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन में स्लाइड कर रहा है और आप उसको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट, ये डायरेक्ट वैल्यू इसके याद रख लीजिए। ए इज गुड होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, वेर म्यू इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब बॉडी मूव कर रहा है नीचे, इसलिए मूव कर रहा है इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। अगर बॉडी रेस्ट पर होता, मामूली जब सरफेस पर रखा होता ज़मीन पे, तब एक फ्रिक्शन लगता, वो होता म्यू एस। यहाँ म्यू के है, म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ काइनेटिक्स का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।